एविडेंस लॉ लेक्चर के इस वीडियो सीरीज़ में आज हम सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 4 बेसिकली प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है, जिसमें हम 3 वर्ड्स के मीनिंग को समझेंगे। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ विथ प्रॉपर नोट्स एंड एग्जाम्पल्स, जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं। तो आज इस वीडियो में हम सेक्शन 4 ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस को कवर करेंगे। वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही कोई डाउट आपके मन में बचेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के। चलिए, तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स को समझने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं। जैसे जब हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस को समझा था, तो हमने ये जाना कि हमारा लॉ ऑफ एविडेंस कुल 3 पार्ट्स, 11 चैप्टर्स और 167 सेक्शंस में डिवाइड है। पार्ट 1 बेसिकली रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है। एक फैक्ट को हम रेलेवेंट फैक्ट तब कहेंगे, एक फैक्ट को हम रेलेवेंट फैक्ट तब कहेंगे जब वो किसी ना किसी मैनर में फैक्ट इन इशू से कनेक्शन स्टैब्लिश करता हो। वो क्या है? रेलेवेंट फैक्ट है। ठीक है। अच्छा, जब हमने लॉ ऑफ एविडेंस के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ साथ जब हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस को समझा, तो हमने ये जाना कि हमारा लॉ ऑफ एविडेंस 3 बेसिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। पहला, हमें केवल उन्हीं फैक्ट्स को लाना है इन द कोर्ट ऑफ लॉ जो कि कन्फाइंड है किससे? फैक्ट इन इशू से, मैटर इन इशू से। यानी हमें केवल रेलेवेंट फैक्ट्स को ही कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करना है, क्योंकि कोर्ट केवल रेलेवेंट फैक्ट्स को ही एप्रिसिएट करता है। दूसरा, हमें एफर्ट्स लगाना है कि हम बेस्ट पॉसिबल एविडेंसेस को कोर्ट में प्रेजेंट करें। तीसरा, हियर से एविडेंस इज नॉट एन एविडेंस बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस हैं। अच्छा, हियर से एविडेंस के ऊपर हमने 1 घंटे का सेपरेट क्लास अटेंड किया था, जिसमें हमने ये समझा कि हियर से एविडेंस को लेकर के कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से हम हियर से एविडेंस के क्वेश्चंस को लिखेंगे। तो अगर आप हियर से एविडेंस को समझना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो ये है 3 बेसिक प्रिंसिपल्स। पहला, ओनली दोज फैक्ट्स आर प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट विच आर कन्फाइंड, विच आर रिलेटेड विथ फैक्ट इन इशू, यानी केवल रेलेवेंट फैक्ट्स को ही हमें कोर्ट में लाना है। दूसरा, हमें एफर्ट्स लगाना है कि हम बेस्ट पॉसिबल एविडेंसेस को ही प्रोड्यूस करें ताकि हम कोर्ट को असिस्ट कर सकें इन रीचिंग राइटफुल जजमेंट। और तीसरा, हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। तो अब हम प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स के बेसिक मीनिंग को समझते हैं। कोई भी कोर्ट फाइनल जजमेंट ड्रॉ कब करती है? जब वो सारे फैक्ट्स, सारे एविडेंसेस को एग्जामाइन कर लेती है और वो श्योर हो जाती है कि ये जो एविडेंसेस हैं, ये जो फैक्ट्स हैं, वो
फैक्ट इन इशू को क्लियर कर रहे हैं। इट इज अ लेंथी प्रोसेस। ये क्या होता है? लेंथी प्रोसेस होता है। और कोर्ट किसी भी जजमेंट को डिलीवर करने में कई दिन लगा देता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि कोर्ट सभी फैक्ट्स, सभी एविडेंसेस को एग्जामाइन करने के बाद ही फाइनल जजमेंट देता है। कोर्ट किसी भी फैक्ट के ऊपर यूं ही रिलाई नहीं कर लेता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि हमारा जो लॉ है वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि 100 गुनहगार छूट जाए चलेगा, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स क्या है। देखो, जब कोर्ट कुछ ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट्स, जब कोर्ट कुछ ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट्स के बेसिस पर किसी दूसरे फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम कर लेता है, जब कोर्ट किसी सर्टेन प्रूवन फैक्ट्स के बेसिस पे दूसरे फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर लेता है, वो कहलाता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स। यानी ये पर्सन, ये पार्टी जो कोर्ट को ये विश्वास दिलाना चाहती थी कि आप इस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को मानो। अच्छा, कोर्ट ने इस पर्सन के फेवर में उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम कर लिया। तो यानी अब इस पर्सन को उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए फर्दर एविडेंसेस नहीं प्रोड्यूस करने होंगे। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि कोर्ट फाइनल जजमेंट देने के पहले सारे फैक्ट्स को, सारे एविडेंसेस को एग्जामाइन कर रहा है। वो ये कंफर्म कर रहा है कि जो भी फैक्ट्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं वो फैक्ट इन इशू को क्लियर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यानी बिना एविडेंसेस के कोर्ट जजमेंट नहीं डिलीवर करता है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट क्या कर रहा है? कुछ ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट्स के बेसिस पर किसी दूसरे फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम कर ले रहा है, और उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए आपको कोई फर्दर एविडेंसेस नहीं देने पड़ रहे हैं कोर्ट को। दिस इज नोन एज प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स। क्लियर है? ओके। तो लॉ ऑफ एविडेंस प्रोवाइड करता है, लॉ ऑफ एविडेंस के कुछ प्रोविजंस हैं जो ये कहते हैं कि कोर्ट कुछ फैक्ट्स को कंसीडर कर सकता है। कोर्ट कैन टेक इनटू कंसीडरेशन सर्टेन फैक्ट्स और मे प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑलरेडी प्रूव्ड फैक्ट्स। तो कोर्ट कुछ ऑलरेडी प्रूव्ड फैक्ट्स के बेसिस पे किसी दूसरे फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम कर सकता है खुद से। दिस इज नोन एज प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स। और इफेक्ट ऑफ प्रिजम्पशन क्या होगा? जिस पार्टी के फेवर में कोर्ट ने उन फैक्ट्स के एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम किया है उस पार्टी को अब कोई फर्दर एविडेंसेस नहीं पेश करने होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रिजम्पशन? प्रिजम्पशन का मतलब क्या है? देखो, प्रिजम्पशन का मतलब है टू टेक इनटू कंसिडरेशन थिंग्स टेकन फॉर ग्रांटेड। और तो व्हाट इज
द मीनिंग ऑफ प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन का मतलब क्या है? देखो, प्रिजम्पशन का मतलब है टू टेक समथिंग इनटू कंसिडरेशन। अनुमान लगाना, मान लेना, सपोज करना, ठीक है। और थिंग्स टेकन फॉर ग्रांटेड, या हम ये कह सकते हैं टू ड्रॉ एन इन्फरेंस। प्रिजम्पशन का मतलब है टू ड्रॉ एन इन्फरेंस। इन्फरेंस का मतलब है अनुमान लगाना, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ हो सकता है। अभी तक जो भी फैक्ट्स कोर्ट में प्रेजेंट किए गए उन्हें देख करके ये लगता है कि हाँ ये फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज नोन एज प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स। तो प्रिजम्पशन मीन्स टू ड्रॉ एन इन्फरेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस of a fact on the basis of already proved facts, ठीक है। दिस इज नोन एज प्रिजम्पशन। ये क्या है? प्रिजम्पशन है। तो व्हाट इज प्रिजम्पशन आप लिख दोगे। चलो, तो यानी कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनके एग्जिस्टेंस को कोर्ट स्वयं ही प्रिज्यूम कर लेता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट्स। दिस इज नोन एज प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। क्लियर है? इफेक्ट ऑफ प्रिजम्पशन क्या होगा? जिस पार्टी के फेवर में कोर्ट ने उन फैक्ट्स के एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम कर लिया है, उस पार्टी को अब कोई फर्दर एविडेंसेस नहीं शो करने होंगे, बिकॉज कोर्ट हैड ऑलरेडी प्रिज्यूम्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज फैक्ट्स which you want to make court believe regarding existence of those facts, ठीक है। अच्छा, तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्रिजम्पशन। तो आई होप प्रिजम्पशन का मतलब क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ प्रिजम्पशन। देखो, प्रिजम्पशन बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और दूसरा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को हम प्रिजम्पशियो जुरिस कहते हैं। जुरिस डिनोट्स द वर्ड लॉ, ठीक है। तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का मतलब है प्रिजम्पशियो जुरिस, और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट का मतलब है प्रिजम्पशियो होमिनिस, HOMINIS, प्रिजम्पशियो होमिनिस। ये जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है जिसे हम प्रिजम्पशियो जुरिस कहते हैं, ये दो कैटेगरीज होते हैं इसके। एक रिब्यूटल प्रिजम्पशन होते हैं और दूसरा इररिब्यूटेबल प्रिजम्पशन। रिब्यूटल प्रिजम्पशन में हमारा शैल प्रिज्यूम का कंसेप्ट आता है, शैल प्रिज्यूम। और इररिब्यूटल प्रिजम्पशन में कंक्लूसिव प्रूफ का कंसेप्ट आता है, ठीक है। देखो, तो प्रिजम्पशन के दो टाइप्स, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को हम
प्रिजम्प्शियो जुरिस कहते हैं और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को हम प्रिजम्प्शियो होमिनिस कहते हैं। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज ऑफ टू टाइप्स, एक रिब्यूटल प्रिजम्पशन और दूसरा इरिब्यूटल प्रिजम्पशन। देखो, रिब्यूटल का मतलब है खंडन करना, खंडन करना, और इसमें शैल प्रिज्यूम का कंसेप्ट आता है। इरिब्यूटल प्रिजम्पशन में कंक्लूसिव प्रूफ का कंसेप्ट आता है। एग्जाम्पल, अच्छा, रिब्यूटल का क्या मतलब है? देखो, अगर कोर्ट ने किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम कर लिया है तो रिब्यूटल प्रिजम्पशन का मतलब ये होता है कि अगर ऑपोजिट पार्टी एविडेंसेस लाती है और कोर्ट के प्रिजम्पशन को डिस्प्रूव कर देती है तो दिस इज नोन एज रिब्यूटल प्रिजम्पशन। यानी ऐसे प्रिजम्पशन, कोर्ट के ऐसे प्रिजम्पशंस जिन्हें खंडित किया जा सकता हो ऑपोजिट पार्टी के द्वारा। अगर ऑपोजिट पार्टी के पास सफिशिएंट एविडेंसेस हैं, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं जो कोर्ट के प्रिजम्पशन को डिस्प्रूव कर दे, उसे हम कहते हैं रिब्यूटल प्रिजम्पशन। यानी हियर ऑपोजिट पार्टी कैन गिव एविडेंस इन कॉन्ट्ररी टू डिस्प्रूव द प्रिजम्पशन ऑफ कोर्ट। अच्छा, इरिब्यूटल प्रिजम्पशन का मतलब होता है कि एक बार कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया तो ऑपोजिट पार्टी कैनॉट ब्रिंग एविडेंसेस टू डिस्प्रूव द प्रिजम्पशन ऑफ कोर्ट। तो यहाँ पे ऑपोजिट पार्टी के पास राइट नहीं होता है कि वो एविडेंस टू कॉन्ट्ररी पेश करे, क्योंकि कोर्ट ने उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम कर लिया है और वो प्रिजम्पशन कैसा है? इरिब्यूटल प्रिजम्पशन है। ठीक है, ओके। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। अब प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में बेसिकली मे प्रिज्यूम का कंसेप्ट आता है। ठीक है, चलिए, तो अब हम मे प्रिज्यूम के कंसेप्ट को समझेंगे। चलो, तो अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे शेयर करते रहिए। और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं आप उन वीडियोस को देख लो। तो हमने ये जाना कि सेक्शन 4 बेसिकली प्रिजम्पशन के बारे में बात करता है, राइट। और हमने जाना कि जो प्रिजम्पशन है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और दूसरा प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ में शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ आते हैं और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में मे प्रिज्यूम का कंसेप्ट आता है, राइट। चलिए, हमने ये भी जाना कि शैल प्रिज्यूम क्या है? रिब्यूटल इन नेचर है, रिब्यूटल इन नेचर है। कंक्लूसिव प्रूफ क्या है? इरिब्यूटल, इरिब्यूटल इन नेचर है। मे प्रिज्यूम क्या है? रिब्यूटल इन नेचर है। तो ये चार्ट आप बना सकते हो। अब हम मे प्रिज्यूम के कंसेप्ट को समझते हैं। चलिए, मे प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम क्या है? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है। इट इज प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। इट इज रिब्यूटल इन कैरेक्टर।
क्या है, रिब्यूटल इन कैरेक्टर है, डायरेक्टरी इन नेचर, डायरेक्टरी इन नेचर, विच मीन्स, जिसका मतलब है कि इट इज अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि वो फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम करे या रिफ्यूज कर दे, राइट। यहाँ पे अब चूंकि इट इज व्हाट, इट इज रिब्यूटल इन कैरेक्टर, तो हियर ऑपोजिट पार्टी, जो ऑपोजिट पार्टी है उसके पास राइट है कि वो एविडेंसेस ला सकता है टू डिस्प्रूव द प्रिजम्पशन ऑफ कोर्ट रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट, राइट। और अगर कोर्ट रेजेस द प्रिजम्पशन, अगर कोर्ट क्या करती है, किसी पार्टी के फेवर में फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम कर लेती है, तो वो पार्टी जिसके फेवर में कोर्ट ने फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम किया है, उस पार्टी को देयर इज नो नीड टू ब्रिंग एनी एविडेंसेस एट ऑल, any evidences at all, because it had been presumed by the court, ये कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया है, ठीक है, ओके। तो वो पार्टी जो चाहती थी कि कोर्ट इस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम कर ले, अब क्योंकि कोर्ट ने उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम कर लिया है, तो देयर इज नो नीड टू ब्रिंग एनी काइंड ऑफ एविडेंसेस एट ऑल। ये क्या है, मे प्रिज्यूम का कंसेप्ट है। तो मे प्रिज्यूम क्या है, ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, डायरेक्टरी इन नेचर है, यानी ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि वो फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम करे या डिनाई कर दे, राइट। चलिए, अच्छा, अगर हम इसके कुछ सेक्शंस को देखें जहां मे प्रिज्यूम का कंसेप्ट अपनाया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो वो है आपका सेक्शन 86, सेक्शन 86, 87, 88, 90, 90A, 113 और 114। इन सेक्शंस को जब हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे तो वहां पे इन्हें डिटेल में हम समझेंगे। तो यहां आप लिख सकते हो, इट इज अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट either to presume the existence of fact or may call for evidences, राइट। ये है मे प्रिज्यूम का कंसेप्ट। चलिए, अब हम शैल प्रिज्यूम को देखते हैं। शैल प्रिज्यूम, तो शैल प्रिज्यूम प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के कैटेगरीज में आता है। शैल प्रिज्यूम, देखो, shall presume refers to presumption of law which is mandatory in character, which is rebuttal in nature। तो एक तरफ जहां may presume क्या था, डायरेक्टरी इन नेचर था, वहीं जो हमारा shall presume है, इट इज व्हाट, देखो सबसे पहला ये क्या है, ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, इट इज प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, राइट। इट इज मैंडेटरी इन कैरेक्टर, ये क्या है, मैंडेटरी इन कैरेक्टर है। ये क्या है, ये भी रिब्यूटल इन नेचर है, रिब्यूटल इन नेचर, राइट।
अब मैंडेटरी इन कैरेक्टर का मतलब ये है कि अगर ऑपोजिट पार्टी सफिशिएंट एविडेंसेस ब्रिंग नहीं कर पाती है, अगर कोर्ट ने किसी पार्टी के फेवर में एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट को प्रिज्यूम कर लेती है, अगर कोर्ट किसी पार्टी के फेवर में एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट को प्रिज्यूम कर लेती है, राइट। तो यहां पे आप देखो कि ऑपोजिट पार्टी के पास राइट तो है कि वो एविडेंसेस ला सकता है और कोर्ट के इस प्रिजम्पशन को डिस्प्रूव कर सकता है, लेकिन अगर ऑपोजिट पार्टी सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं ला पाता है, कोर्ट के प्रिजम्पशन को डिस्प्रूव नहीं कर पाता है, तो कोर्ट शैल presume the existence of fact। तो ये क्या है, ये जो शैल वर्ड है वो मैंडेटरी इन कैरेक्टर को शो करता है कि ऑपोजिट पार्टी अगर सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं ला पाती है, कोर्ट के प्रिजम्पशन को डिस्प्रूव नहीं कर पाती है, तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट, राइट। ये है शैल प्रिज्यूम का कंसेप्ट। तो कोर्ट अंडर दिस काइंड ऑफ प्रिजम्पशन शैल रिगार्ड द फैक्ट एज प्रूव्ड। तो कोर्ट उस फैक्ट को प्रूव्ड मानेगी until and unless it is disproved, जब तक वो डिस्प्रूव्ड नहीं हो जाता ऑपोजिट पार्टी के द्वारा, राइट। तो यहाँ पे कोर्ट क्या है, कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड है टू रेज द प्रिजम्पशन, इट इज मैंडेटरी इन नेचर, राइट। एग्जाम्पल जो सेक्शन है, सेक्शन 79 to 85, सेक्शन 113 बी एंड 114 ए। चलिए सबसे पहले हम शैल प्रिज्यूम को लिख लेते हैं। शैल प्रिज्यूम, तो जो बेसिक डिफरेंस है मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम में वो यही है कि मे प्रिज्यूम का जो कंसेप्ट है वहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, कोर्ट उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम कर सकती है या रिफ्यूज कर सकती है। लेकिन शैल प्रिज्यूम का जो कंसेप्ट है वो मैंडेटरी इन कैरेक्टर है, अगर ऑपोजिट पार्टी सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं ला पाती है तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट, राइट। चलिए तो शैल प्रिज्यूम क्या है, ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, राइट। ये क्या है, ये मैंडेटरी इन कैरेक्टर है, which means, जिसका मतलब क्या है, which means court shall regard the fact to be proved, as proved, court shall regard the fact as proved until and unless it is disproved, जब तक ये डिस्प्रूव्ड नहीं हो जाता है। तो यहां पे क्या है, कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड टू रेज द प्रिजम्पशन, इट इज ऑल्सो व्हाट, rebuttal in nature। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो सेक्शन 79 to 85, सेक्शन
79 to 85, सेक्शन 113 बी और 114 ए। अच्छा, अब देखो सेक्शन 113 बी हम देखें, अगर सेक्शन 113 बी जो कि कहता है प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ, प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ, राइट। अब देखो प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ, इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये कहा गया है कि इफ अ वुमन डाइज, अगर एक औरत की मृत्यु होती है, एंड इट इज प्रूव्ड, और ये प्रूव हो जाता है कि शोन बिफोर हर डेथ, उसके डेथ से पहले शी वॉज सब्जेक्टेड बाय अदर पर्सन टू क्रुएल्टी, किसी दूसरे पर्सन ने उसके साथ क्रुएल्टी किया था, हरासमेंट हुआ था उसके साथ, और शी वॉज डिमांडेड एनीथिंग इन कनेक्शन ऑफ डाउरी, उससे डाउरी के कनेक्शन में कुछ डिमांड किया गया था। तो अगर ये चीज प्रूव हो जाता है कि शोन बिफोर हर डेथ वुमेन वॉज सब्जेक्टेड बाय अदर पर्सन टू क्रुएल्टी, हरासमेंट, और वॉज डिमांडेड एनीथिंग इन कनेक्शन ऑफ डाउरी, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा, देखो ये मैंडेटरी इन कैरेक्टर को शो कर रहा है, कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि वो जो पर्सन है जिसके ऊपर एलिगेशन लग रहा है, दैट पर्सन हैड कॉज्ड डाउरी डेथ, राइट। अब क्योंकि ये क्या है, रिब्यूटल इन कैरेक्टर है, तो उस पर्सन जिसके ऊपर एलिगेशन लग रहा है उसके पास राइट है कि अगर उसके पास सफिशिएंट एविडेंसेस हैं तो वो कोर्ट में शो करे और कोर्ट के इस प्रिजम्पशन को रिब्यूट कर दे। अगर वो ये प्रूव कर देता है कि उसने किसी प्रकार से कोई भी उस वुमेन के साथ क्रुएलिटी नहीं किया था, हरासमेंट नहीं किया था, या उससे कोई चीज़ डिमांड नहीं किया था इन कनेक्शन ऑफ डाउरी, तो वो बच सकता है, राइट। तो ये है प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ शैल प्रिज्यूम का कंसेप्ट। तो यहां आप लिख सकते हो, मैं बोल दे रहा हूं, इफ अ वुमन डाइज एंड इट इज प्रूव्ड दैट shown before her death woman was subjected by other person to cruelty or harassment or demanded anything in connection of dowry, the court shall presume that such person had caused dowry death, एंड बिकॉज इट इज रिब्यूटल इन कैरेक्टर, और क्योंकि ये रिब्यूटल इन कैरेक्टर है, सो हस्बैंड और अदर पर्सन ऑन हुम एलिगेशंस वर मेड, जिनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ऑफ डाउरी डेथ बीइंग सब्जेक्टेड मे ब्रिंग एविडेंसेस, वो एविडेंसेस ला सकते हैं टू डिस्प्रूव द प्रिजम्पशन ऑफ कोर्ट, राइट। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में। कंक्लूसिव प्रूफ, तो आई होप मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। चलिए conclusive proof, conclusive proof, conclusive proof। देखो
ये क्या है? ये है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ. इट इज व्हाट? इट इज प्रिजम्पशन ऑफ लॉ. इट इज irrefutable. It is irrefutable. Right? Okay. और court cannot exercise its discretion. कोर्ट अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है. राइट? ये क्या है? ये है मैंडेटरी इन कैरेक्टर. यानी प्रिजम्पशन इज मैंडेटरी इन कैरेक्टर. तो यहां पे अगर कोर्ट किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम कर लेता है तो ऑपोजिट पार्टी के पास राइट नहीं है कि वो एविडेंसेस ला सके. तो हियर ऑपोजिट पार्टी हैव नो राइट. हियर opposite party have no right. Opposite party have no right to bring evidences to disprove court's presumption. क्लियर? चलिए अब देखो, व्हाट डू यू मीन बाय कंक्लूसिव प्रूफ? व्हाट इज कंक्लूसिव प्रूफ? देखो, व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय लॉ, जब लॉ किसी एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट के कंक्लूसिव प्रूफ की तरह मानता है, तो कोर्ट एविडेंसेस अलाउ नहीं कर सकता है फॉर रिब्यूटल. राइट? तो व्हाट इज कंक्लूसिव प्रूफ? when one fact is declared by law to be conclusive proof of another, the court cannot allow evidences for its rebuttal. क्यों? क्योंकि कोर्ट ने खुद ही एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट के कंक्लूसिव प्रूफ की तरह माना है. तो कोर्ट यहाँ पे एविडेंसेस नहीं अलाउ करता है ऑपोजिट पार्टी को कि वो कोर्ट के इस प्रिजम्पशन का खंडन कर सके. राइट? अब जैसे सेक्शन 112 जो कि कहता है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी. बर्थ ड्यूरिंग मैरिज, तो सेक्शन 112 birth during the marriage is conclusive proof of legitimacy. Right? Section 112 birth during marriage क्या है? ये है conclusive proof of legitimacy कि जो चाइल्ड है वो क्या है? वो लेजिटिमेट है. तो इफ एनी पर्सन, यदि कोई पर्सन वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज, तो उन दोनों पार्टीज टू मैरिज यानी हस्बैंड और वाइफ के बीच अगर कोई संतान होता है तो वो उन्हीं दोनों का माना जाएगा. राइट? और ये कह रहा है कि आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, अगर उन दोनों का जो शादी था वो डिसकंटिन्यू हो गया था, तो जिस दिन डिसोल्यूशन हुआ उस दिन से लेकर के विद इन 280 डेज, 280 दिनों के भीतर अगर वुमेन प्रेगनेंसी कंसीव करती है
या उसे बच्चा होता है तो वो जो चाइल्ड है वो उस फादर का ही चाइल्ड माना जाता है। कंडीशन ये है कि वो जो वुमेन है उसका कोई दूसरा मैरिज नहीं होना चाहिए उन पीरियड के बीच, उन 280 दिनों के पीरियड के बीच, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है, अगर जो हस्बैंड है वो ये प्रूफ कर देता है कि उन 280 दिनों के पीरियड में उसके और उसके पत्नी के बीच किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं था, उन दोनों के बीच किसी प्रकार से कोई मुलाकात नहीं हुई जिसमें प्रेगनेंसी हो सकती थी, तो अगर ये हस्बैंड प्रूफ कर देता है तो कोर्ट इस प्रिजम्पशन को खारिज कर देगा। तो यहाँ पे क्या है कि बर्थ ऑफ ए चाइल्ड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ मैरिज, ये क्या है, लेजिटिमेट, ये क्या है, लेजिटिमेट प्रूफ है। इट इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, राइट। और जिस दिन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हुआ उस दिन से लेकर के विद इन 280 डेज अगर वुमेन को प्रेगनेंसी होता है तो वो उसी हस्बैंड का माना जाएगा, अनटिल एंड अनलेस ये प्रूफ नहीं हो जाता है कि उन दोनों के बीच उन 280 दिनों के पीरियड में किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं था, राइट।